अक्टूबर माह के अंतिम सप्ताह में यानी 30 अक्टूबर को ज्योतिष शास्त्र की एक प्रमुख घटना घटी, यानी कि 18 महीने की अवधि के बाद राहु और केतु ने अपना राशि परिवर्तन किया। दोस्तों, इस संबंध में हमने 5 वीडियो की एक सीरीज बनाई है। जिन्होंने भी हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा पिछला वीडियो जरूर देखें। इस 5 वीडियो की सीरीज में हमने राहु और केतु के इंपैक्ट को, जो 12 राशियों पे पड़ेंगे, उसे 3-3 राशियों को लेते हुए 4 भागों में बांटा है। यानी हमने 4 वीडियो 3-3 राशियों के अनुसार बनाए हैं, जो आपके सामने अब आ रहे हैं। इसके अलावा एक बेसिक वीडियो राहु केतु के संबंध में जो हमारा रिलीज हो चुका है, उसमें हमने बताने का प्रयास किया है कि राहु और केतु का बेसिक नेचर क्या होता है और किस तरीके से ये रिजल्ट देते हैं, हमें फल देते हैं। इससे आपकी राशि के ऊपर राहु और केतु के जो प्रभाव होंगे, उन्हें समझने में आपको पर्याप्त मदद मिलेगी। तो दोस्तों, जिन्होंने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है, हम रिक्वेस्ट करेंगे उसे देखें, आगे बढ़ें। आज के वीडियो में हम मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि के ऊपर राहु और केतु का ट्रांजिट क्या फल देने वाला है, इस बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है राजेश साहनी, मैं ज्योतिष और वास्तु मामलों का विशेषज्ञ हूं। हमारे YouTube चैनल डिवाइन एस्ट्रो में मैं अपने सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, बिना देर किए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहां पे सबसे पहली रिक्वेस्ट ये करते हैं, क्योंकि ये गलतियां बहुत लोग करते हैं, कि इस वीडियो को देखने से पहले आप सुनिश्चित कर लें कि आपका मून साइन क्या है, यानी कि आपकी चंद्रमा की राशि क्या। आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस राशि में बैठा है, वही आपकी राशि है। इन केस यदि आपके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने नाम अक्षर के पहले अक्षर को देखते हुए आप राशि निर्धारित कर सकते हैं। यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि यदि राशि का इंपैक्ट 70 से 80% होता है, तो नाम अक्षर से प्रारंभ होने वाली राशि का असर ठीक उससे आधा होता है, प्रभाव पड़ता है। लेकिन चंद्रमा राशि यानी आपकी जन्म राशि के इक्विवेलेंट प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरी बात, राहु केतु के बारे में हम अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि राहु और केतु का यह ट्रांजिट 30 अक्टूबर 2023 को चेंज हुआ है। राहु का प्रवेश मेष राशि से मीन राशि में हुआ है, केतु का प्रवेश तुला राशि से कन्या राशि में हुआ है। ये 18 महीने की अवधि तक इसी गोचर में संचरण करेंगे, यानी कि मई 2025 तक का गोचर इनका इन्हीं राशियों में होगा। जैसे कि आपको जानकारी होगी कि राहु और केतु छाया ग्रह हैं, जिस राशि में बैठते हैं उसी राशि के अनुरूप अपने प्रभाव देने लगते हैं। तो राहु का गोचर मीन राशि, जिसका स्वामी बृहस्पति है, तो यहां पर स्पष्ट है कि राहु का जो प्रभाव होगा वो बृहस्पति के अनुसार, बृहस्पति के फलों को यह बूस्टअप करेगा। अब आपकी जन्म पत्रिका में बृहस्पति की कैसी स्थिति है, यह भी एक जांच का विषय होगा। इसके बाद केतु कन्या राशि में गोचर कर रहा है। कन्या राशि का स्वामी बुध है। आपकी जन्म पत्रिका में बुध की जैसी स्थिति होगी, यानी कुल मिलाकर बुध के प्रभावों को यहां पर देगा, क्योंकि ये छाया ग्रह माने गए हैं। हम आपको एक जानकारी और देना चाहेंगे कि राहु और केतु के जो रिजल्ट होते हैं वो बड़े अनएक्सपेक्टेड होते हैं, अनायास होते हैं। इनकी बहुत ग्रहों के साथ पटरी भी नहीं खाती है। मसलन राहु के साथ यदि चंद्रमा बैठ जाता है, जिसे युति संबंध कहा जाता है, तो इसे जन्म पत्रिका में ग्रहण योग कहते हैं। ग्रहण योग का मतलब ही होता है जीवन में ग्रहण जैसी स्थितियों का पैदा होना। अब हम बहुत ज्यादा खुले शब्दों में से एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि हम आप में से बहुत से लोग डिप्रेस हो सकते हैं, बुरा लग सकता है। राहु के साथ सूर्य की युति पित्त दोष बनाती है, यानी सूर्य से भी राहु की पटरी नहीं खाती है। पितृ दोष में हमारे पूर्व जन्मों के पित्त दोष भी उभर कर सामने आते हैं। इसके अलावा पिता के साथ हमारे संबंधों में भी कुछ ना कुछ समस्याएं रहती है।
राहु के साथ मंगल की युति, मंगल के साथ भी राहु देव की पटरी नहीं खाती है। अंगारक योग का सृजन करती है। अंगारक जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह जन्म पत्रिका के जिस भाव में युति बनती है उस भाव को डैमेज करती है। अंगारक का मतलब होता है अंगार सरीका, यानी ऐसा व्यक्ति जो होता है बड़ा एरोगेंट होता है, बड़ा एग्रेसिव होता है, बिल्कुल भी गंभीर नहीं होता है, क्विक डिसीजन वाला लेने वाला होता है, बिल्कुल अधीर, और कहीं कहीं पर विवेकहीन व्यक्ति भी ऐसे देखे गए। कुल मिलाकर ये युति ज्योतिष शास्त्र में अच्छी नहीं मानी गई है। इसके बाद आता है बुध। तो राहु के साथ बुध की युति बहुत अच्छी मानी गई है, क्योंकि राहु और बुध में नैसर्गिक मित्रता है, और कहीं ना कहीं मैंने देखा है बुध को बूस्टअप करने का काम राहु करता है। इसके बाद बृहस्पति के साथ राहु की युति, यानी कि बृहस्पति से भी राहु की पटरी नहीं खाती है। इसीलिए यदि ये युति जन्म पत्रिका में है तो गुरु चांडाल नामक दुर्योग का सृजन करती है। अभी 30 अक्टूबर के पहले गोचर में, ट्रांजिट में यही योग बन रहा था जब मेष राशि में बृहस्पति के साथ राहु की युति थी। गुरु चांडाल योग के फल इसलिए अच्छे नहीं कहे गए हैं कि गुरु को राहु बिल्कुल अपने प्रभाव में ले लेता है, और गुरु की जो शुभताएं हैं वो नष्ट हो जाती हैं या कम हो जाती हैं। इसके बाद शुक्र को लेते हैं, राहु के साथ शुक्र की युति। कई ऐसे धर्म, हमारे ज्योतिष के ग्रंथों का मानना है कि बृहस्पति के, माफ कीजिएगा, शुक्र के साथ राहु की युति बहुत अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति लक्ष्मीपति होता है, ऐश्वर्यवान होता है, पारिवारिक सुख से प्राप्त होते हैं, पत्नी का सुख प्राप्त होता है। लेकिन बावजूद इसके भी शुक्र के ऊपर भी राहु अपना पूरा प्रभाव डालता है। ऐसे व्यक्तियों के अनैतिक संबंध होते हैं, कैरेक्टर के मामले में लूज होते हैं ऐसे व्यक्ति, जिसे कहते हैं ना लंगोट का ढीला होना, ऐसे ही लोग होते हैं। इसके अलावा अपने से बड़ी उम्र दराज महिलाओं के साथ उनके संबंध होते हैं। और यदि स्थिति और खराब हो, यदि ये युति किसी अच्छे हाउस में ना बन रही हो जन्म पत्रिका के, तो स्त्री वर्ग से पीड़ा, स्त्री वर्ग से परेशानी ऐसे जातकों को 100% उठानी पड़ती है। फिर इसके बाद राहु और शनि की युति, सामान्य तौर पर इसे भी ज्योतिष शास्त्र में अच्छा माना गया है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि कुजवत केतु शनहवत राहु, यानी कि केतु का स्वभाव मंगल की तरह है और शनि का स्वभाव, माफ कीजिएगा, राहु का स्वभाव शनि की तरह है। तो यानी शनि और राहु में नैसर्गिक मित्रता है, इसलिए इनकी ये युति अच्छी मानी जाती है। ऐसा बहुत सारे विद्वानों का कथन है। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि ये युति शुभाशुभ दोनों परिणाम देती है। जिस हाउस में बैठती है उसको कम नुकसान पहुंचाती है, लेकिन अपने से 7वीं राशि को ये युति ज्यादा नुकसान करती है। तो दोस्तों, ये था राहु का विभिन्न ग्रहों के साथ युति संबंध। और अब हम आइए देखते हैं कि विभिन्न राशियों पर राहु और केतु के इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ रहा है। सबसे पहले हम आएंगे मेष राशि पर। तो मेष राशि के लिए जो वर्तमान स्थिति है राहु की, जो ये गोचर चेंज हुआ है, राहु का गोचर 12वें घर में है और केतु का गोचर 6वें घर में होगा। इसके पहले जो 18 महीने पहले का जो समय रहा है मेष राशि वालों का, तो मेष राशि के लिए राहु का जो गोचर था वो मेष राशि पर ही था, और केतु का गोचर उससे 7वें स्थान में यानी कि तुला राशि में था। तो मैं नहीं समझता हूं कि पिछले 18 महीने का समय भी मेष राशि वालों के लिए अच्छा बीता होगा, और अभी आगे भी आपका समय बहुत अच्छा नहीं है। सावधान रहने की जरूरत है। इस ट्रांजिट से आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। दोस्तों, ज्योतिष में राहु को अटैचमेंट ऑफ कर्मा कहा गया है। ध्यान रखें हमारी इस बात को। यह हम आपको बहुत एक राहु और केतु के विषय में नई बात बता रहे हैं। अटैचमेंट ऑफ कर्मा कहलाता है राहु, और डिटैचमेंट ऑफ कर्मा कहलाता है केतु। एक अटैच करता है तो दूसरा डिटैच करता है। हमने आपको पहले भी अपने वीडियो में बता रखा है, इसलिए मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं कि हमारा पिछला वीडियो आप जरूर देखिएगा। उसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। उसमें हमने आपको स्पष्ट रूप से बताया है
कि राहु और केतु कभी भी दोनों ग्रह शुभ या दोनों ग्रह अशुभ फल नहीं देते हैं। होता है ऐसा कि दोनों ग्रह एकदम खराब हो जाएं, या कभी कभी गोचर में ऐसा होता है कि दोनों ग्रहों का ट्रांजिट अच्छा हो जाए, लेकिन रेयर होता है। एक ग्रह यदि शुभ फल देगा राहु, तो केतु अशुभ हो जाएगा, केतु शुभ फल देगा तो राहु अशुभ हो जाएगा। ये इनका बेसिक नेचर होता है। राहु को हेड ऑफ द ड्रैगन यानी सर्प का मुख कहा गया है, और केतु को टेल ऑफ द ड्रैगन यानी कि सर्प की पूंछ कहा गया है। तो दोस्तों, बात कर रहे थे हम मेष राशि पर। तो मेष राशि के लिए उससे पहले एक बात और आप समझ लें कि जिस भाव में राहु का गोचर होता है, पहला हो, दूसरा हो, पांचवां हो, 10वां हो और यहां पर 12वां है, तो उस भाव और भाव से जुड़े हुए ग्रहों के कारकों की तरफ जातक आकर्षित होता है। यानी कि वो भाव जिन चीजों का कारक है उनकी तरफ ऐसा व्यक्ति अट्रैक्ट होगा, या फिर वो कार्य वो करने ही लगेगा। यही तो ग्रहों की विशेषता है। इस कदर वो हमारे मस्तिष्क पर, मन पर, हमारी चेतना पर असर डालते हैं। तो 12वें स्थान का राहु मेष राशि वालों के लिए क्या करेगा? उन्हीं कार्यों को करवाने का प्रयास करेगा जो कि 12वें घर से जुड़े हुए हैं। तो जैसे परिवार से दूर रहकर जीवन यापन करना, नौकरी करना, रोजी रोजगार की खोज करना। इसके अलावा जो भी मेष राशि के जातक अपना पासपोर्ट और वीजा बनवाने के लिए प्रयत्नशील हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, विदेश यात्रा के लिए उत्सुक हैं, या ऐसी अपॉर्चुनिटी उनके पास है, तो उसे कैश होने का समय आ गया है। ये 18 महीने की अवधि यदि आप प्रयास करेंगे तो आपको विदेश यात्रा करवा सकती है। आपके पासपोर्ट, आपके वीजा से रिलेटेड कार्य पूरे हो सकती है। ज्योतिष में नवम भाव भाग्य कहलाता है, दशम भाव कर्म कहलाता है। ज्योतिष का एक सूत्र है कि नवम भाव और दशम भाव जब मिलते हैं तो महायोग बनता है, जैसे हम राजयोग कहते हैं। जो लोग कहते हैं कि ज्योतिष भाग्यवादियों को इंडिकेट करती है, ज्योतिष भाग्य को पढ़ने का काम है, तो उन्हें शायद ज्योतिष की ज्यादा जानकारी नहीं है, बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। ज्योतिष में यदि एक भाव धर्म का है तो दूसरा भाव कर्म का है, एक भाव जीवन का है तो दूसरा भाव मृत्यु का है। तो यहां पर यदि नवम और दशम यानी धर्म और कर्म जब मिलते हैं तो महायोग बनता है। यानी कि आपका धर्म, आपका नेचर, आपका बिहेवियर प्लस आपका कर्म, उसका जुड़ाव जब धर्म के साथ होता है तो आपके सारे कार्य पूर्ण होते हैं, आप बड़े पद पर पदासीन होते हैं, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसीलिए इसे राजयोग कहा गया है। यानी कि भाग्य के साथ कर्म का मेल होना बहुत आवश्यक है। यही नवम और दशम भाव का रहस्य है, और यही हम आपको विदेश यात्रा के लिए भी कहना चाहेंगे। आप पासपोर्ट और वीजा यदि उसके लिए एफर्ट नहीं कर रहे हैं, कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, और आप घर में बैठ के सोच रहे हैं कि मैं विदेश चला जाऊंगा, तो आई एम सॉरी, आप नहीं जा पाएंगे। क्योंकि विदेश जाने के लिए ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं। मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं जो इस दिशा में प्रयत्नशील है। इसके बाद हम आते हैं कि जमीन के खरीद फरोख्त के कामों में रुचि दिखाएंगे, 12वां घर और 6वां घर। नया घर बनवाने की सोच सकते हैं, नई भू संपत्ति इत्यादि लेने की भी सोच सकते हैं। गोचर मीन राशि में है, मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है। शादी या पुत्र प्राप्ति या संतान प्राप्ति के योग आपकी जन्म पत्रिका में है। अचानक संतान संबंधी कार्यों में आपको खर्च हो सकता है। यदि आपका पुत्र है तो उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आपके लिए आवश्यक होगा। कहीं ना कहीं उसकी बीमारियों में भी आपको अचानक रूप से खर्च करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपको स्वयं के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, हार्ट डिजीज है, वो समय समय पर अपना चेकअप कराते रहें। हालांकि बीमारी पर धन खर्च के योग मीन राशि के इस ट्रांजिट में बन रहे हैं। मेष राशि वाले अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत सचेत रहें।
अनावश्यक यात्राएं, अनावश्यक खर्च, व्यर्थ के वाद विवाद, इनसे भी पूरे 18 महीने आपको बचने का प्रयास करना होगा। अब इसके बाद देखते हैं केतु, यानी कि डिटैचमेंट ऑफ कर्मा, जो छठवें भाव में गोचर कर रहा है, यह आपकी राशि के लिए कैसे इंपैक्ट दे रहा है, कैसे प्रभाव दे रहा है। अभी तक तो हमने राहु के प्रभाव देखे, तो जिस भाव में केतु का गोचर होता है, इस सूत्र को अच्छे से समझ लें आप। जिस भाव में केतु का गोचर होता है, जातक उस भाव और उस भाव से जुड़े हुए कारक तत्वों से भरपूर रहता है, यानी उसका मन भरा हुआ होता है, वो डिटैच होता है। उसमें अटैच होता है, इसमें डिटैच होता है, दोनों बिल्कुल विपरीत हैं ग्रह। तो ऐसी स्थिति में रुचि नहीं दिखाता है वो उस भाव से रिलेटेड काम में, यानी कि मेष राशि वाले छठे भाव से रिलेटेड कार्यों में रुचि नहीं दिखाएंगे। ऐसी स्थिति में उन्हीं कार्यों को करने के लिए दौड़ भाग करता है जो उसे नहीं करने चाहिए और नुकसान उठाता है। केतु के इस गोचर के प्रभाव से मेष राशि के जातक को छठे भाव से जुड़े हुए कार्य, जैसे निजी सुख हेतु करने से परहेज करें, यानी कि जिसमें खुद का भला हो, खुद का सुख हो, ऐसे कार्यों को करने से परहेज करें। थोड़ा बहुत दूसरों के लिए भी करें, दूसरों की हेल्प करें, दूसरों की मदद करें। यदि किसी व्यक्ति को मकान नहीं मिल रहा है तो उसे मकान दिलवाने का प्रयास करें। कोई व्यक्ति यदि जमीन खरीदना चाह रहा है, भू संपत्ति खरीदना चाह रहा है, थोड़ी उसकी मदद कर दें, बजाय अपने लिए लेने के लिए वो एफर्ट आप दूसरों के लिए करें। केतु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। इसके बाद यहां छठवें स्थान का केतु आपको धार्मिक और आध्यात्मिक बनाने जा रहा है। यदि आप अपने लाइफ पार्टनर की तलाश में हैं तो कोई भी ऐसी लेडी आपके पास आ सकती है जो स्वयं अपनी जिंदगी से निराश है और आपके जीवन को वो व्यवस्थित कर सकती है। ये एक स्थिति भी बन रही है। यदि आपका व्यवहार सही रहता है तो निश्चित तौर पे आपका विवाह का योग भी बन सकता है। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए मैं ये बात बोल रहा हूं। इस 18 महीने की अवधि में राहु और केतु के इस गोचर में अपनी मर्जी से किसी भी दूर जाने या दूर स्थान की यात्रा करने में थोड़ा सा परहेज करें, यानी कि मंतव्य क्लियर होने चाहिए, कारण स्पष्ट होने चाहिए यात्रा के। ऐसा ना हो कि आप बिना किसी रीजन के यात्राओं को करना शुरू कर दें। कुल मिलाकर जो केतु का प्रभाव है छठे भाव पर, यदि आप इन बातों का पालन करेंगे तो बहुत शुभ दिखाई दे रहा है। तो इसके अलावा केतु आपको और क्या इंपैक्ट देगा? आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करेगा, लेकिन राहु वहीं खर्चा भी कराएगा। तो ये एक अच्छी बात है। यदि आपके पास पैसा आ रहा है, धन आ रहा है और आप उस धन को खर्च कर रहे हैं तो फिर कोई समस्या नहीं है। पैसा ना आए और खर्चा लगा रहे, ये एक प्रॉब्लम का विषय होता है। एक सलाह हम देना चाहेंगे मेष राशि वालों को, किसी भी स्थिति में भ्रम ना पालें। मति भ्रम की स्थिति आपको हो सकती है। कैरियर के संबंध में खास तौर पे कोई आपको मिसगाइड कर सकता है, कोई आपको ऐसी सलाह दे सकता है जो कि उल्टी पड़ जाएगी। अपने बुद्धि विवेक से काम लें, मेडिटेशन करें, योगा करें, बजाय किसी की बात, वो भी ऐसे व्यक्ति की जो स्वयं अपने जीवन का निर्माण नहीं कर पाया है। ऐसे व्यक्ति आपको सलाह देते हुए बैठे रहेंगे। ऐसे लोगों से आपको बचना है। किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन की, भ्रम की स्थिति आपको नहीं पालना है। दूसरी हम आपको एक एडवाइस और देंगे, कर चोरी से, टैक्स की चोरी से बचने का प्रयास करें आप ये 18 महीने, चाहे वो इनकम टैक्स हो, सेल टैक्स हो या जीएसटी हो, क्योंकि ऐसी स्थिति में आप राजकीय कोप का भाजन भी बन सकते हैं। आपके ऊपर अर्थ के लेन देन को लेकर भी कोई कार्रवाई हो सकती है। इसलिए बहुत अलर्ट रहना आवश्यक है। जो भी आपके ऊपर टैक्सेस वगैरह निकलते हैं उनको टाइमली पेड करते रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। जो विवाहित लोग हैं उनको थोड़ी से विवाहित जीवन में भी जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी समस्याएं दिखाई दे रही हैं, क्योंकि केतु का गोचर सप्तम भाव से द्वादश स्थान में हो रहा है। इसलिए आपके लाइफ पार्टनर को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रहेंगी। सबसे अच्छा तरीका है राहु और केतु
कि इस अनिष्टकारी गोचर से छुटकारा पाने के लिए प्रत्येक बुधवार को एक पानी वाला नारियल, ऐसा नारियल जो ग्राउंड वाला होता है जिसमें पानी होता है, उसे सूर्यास्त से पहले नदी में प्रवाहित कर दें। या फिर अपने वजन के बराबर, आपका वेट मान लीजिए 70 kg है, तो आप 700 ग्राम कोयला शनिवार के दिन ढलने से पहले नदी में प्रवाहित कर दें। केतु के लिए कुत्तों को बिस्किट खिला दें, क्योंकि मीठी रोटी और वो बिना तवा लगे हुए बड़ा असंभव होता है घर में बन पाना, इसलिए हम लोग सलाह देते हैं कि रेडीमेड बिस्किट लेके कुत्तों को खिला देने चाहिए और इसके बहुत अच्छे प्रभाव भी देखने में आते हैं। तो कुत्तों को बिस्किट आप लगातार खिलाते रहें, केतु आपके लिए हमेशा शुभ बने रहेंगे। तो दोस्तों, ये था मेष राशि का राहु केतु मेष राशि के ऊपर प्रभाव। और हम आते हैं राशि चक्र की दूसरी राशि, वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों ने बहुत संघर्ष किया पिछले 18 महीने में, क्योंकि उनकी राशि से 12वें स्थान में मेष राशि में राहु और तुला राशि में यानी 6ठे स्थान में केतु की स्थिति थी। अभी जो हम मेष राशि वालों के लिए बता रहे हैं उसको वृषभ राशि वाले भोग चुके हैं। पिछले 18 महीने की अवधि में भोग चुके हैं। इनमें से कई बातें मेरी आपके साथ रेजोनेट होंगी। इसके अलावा जुपिटर का ट्रांजिट बहुत शुभ माना जाता है, वो भी राहु के साथ 12th हाउस में ही गोचर कर रहे थे। ये दोनों स्थिति वृषभ राशि वालों के लिए बड़ी नुकसानदायक थी। और निश्चित तौर पे इस गोचर से 12 राशियों में यदि सबसे ज्यादा किसी को फायदा मिलेगा तो मैं समझता हूं सबसे ज्यादा रिलैक्स फील करेंगे वृषभ राशि वाले। आगे मैं बता रहा हूं उनकी लाइफ के क्या क्या पार्ट इससे प्रभावित हुए। यह जो 18 माह का गोचर रहा है, किन किन पार्ट्स को प्रभावित किया है उन्होंने। लेकिन सबसे पहले हम राहु के 11वें भाव में गोचर के ऊपर आ रहे हैं, जो कि बहुत शुभ माना गया है ज्योतिष शास्त्र में। राहु के इस गोचर के प्रभाव से वृषभ राशि के जातक 11वें स्थान से जुड़े हुए कार्यों को करने में रुचि दिखाएंगे, या कहीं ना कहीं 18 महीने की इस अवधि में वो ऐसे कार्य जरूर करेंगे। तो 11वां भाव किन किन चीजों का कारक होता है वो हम देख लेंगे। जैसे 11वां स्थान होता है लाभ प्राप्ति के, तो आप विभिन्न स्रोतों से धन आगमन के अपने स्रोतों को मजबूत करने का प्रयास करेंगे, अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने का प्रयास करेंगे, अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, और निश्चित तौर पे बढ़ेगा भी। दिस इज अ वेरी वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर है ये, क्योंकि आगे चल के गुरु का भी गोचर आपके लिए बहुत फेवरेबल होने वाला है अप्रैल के आसपास से। उस समय राहु भी अपने फुल फ्लैश में आ जाएंगे, तो यह गोचर बहुत शानदार बनेगा वृषभ राशि वालों के लिए। तो ऐसी स्थिति में आप लाभ के पहली बात तो नए अवसर खोजेंगे। इसी से जुड़ा हुआ आप अपने बिजनेस को नए डायमेंशन दे सकते हैं, किसी नई नौकरी या नए व्यापार को प्रारंभ कर सकते हैं, या अपनी व्यापार की अन्य ब्रांचेस खोल सकते हैं। जो सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं, यूट्यूब में कर रहे हैं, इंस्टाग्राम में कर रहे हैं, वृषभ राशि के लोग, उनका भाग्य भी चमकेगा। कहीं ना कहीं यह मनोकामना पूर्ति का भाव है, जहां पर राहु गोचर कर रहा है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, अचानक रिजल्ट देता है राहु। तो यह स्थिति आपके साथ यहां पर बनेगी। लेकिन हाँ, एक चीज और है, हो सकता है चूंकि 11वां घर अपने बड़े भाई बहनों का होता है, अपने भाई बहनों के साथ जो कि आपसे बड़े हों, उनके साथ मिलकर आप कोई काम करें या अपने काम में उनकी मदद लें। इस चीज का भी गोचर राहु बना रहा है। एक बात का आपको ध्यान रखना आवश्यक है कि एकादश भाव में जब राहु गोचर करता है तो रिजल्ट गुरु की स्थिति के ऊपर ही निर्भर करते हैं कि गुरु कितना शुभ है। और ऐसी स्थिति में जब वो मीन राशि में गोचर कर रहा है तो गुरु की स्थिति भी बहुत ज्यादा मायने रखेगी। फिर भी जितना मैंने बताया उतने रिजल्ट आपको मिलने ही मिलने हैं। इसके अलावा कुछ चीजों में आपको सावधानी रखनी चाहिए। लंबी यात्राओं से आपको भी परहेज करना चाहिए। यदि विदेश यात्रा के समीकरण आपकी लाइफ में बन रहे हैं तो उनको अप्रैल तक अभी टालने का प्रयास करें। जो भी काम करें इससे रिलेटेड अप्रैल के बाद ही करें।
कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट वगैरह की यदि आप तुरंत योजना ना बनाएं, उसके लिए भी थोड़ा सा उस मैटर को पोस्टपोन करें। अप्रैल के बाद यानी गुरु के ट्रांजिट होने के बाद, गुरु का गोचर चेंज होने के बाद आप इनकी रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। इसके बाद एक चीज और दिखाई दे रही है कि जो पॉलिटिशियंस हैं, राजनीति से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनकी सहायता से भी आपके कई कार्य बनने के योग दिखाई दे रहे हैं। तो ये दोस्तों हुआ एकादश स्थान के राहु का गोचर। और अब हम आ रहे हैं केतु का गोचर, जो कि पंचम भाव में कन्या राशि पर है, जिसे हम कहते हैं डिटैचमेंट ऑफ कर्मा। तो केतु के इस गोचर के प्रभाव से पंचम भाव से जुड़े हुए कार्यों को निजी सुख के लिए, निजी सुख को करने के लिए आप परहेज करें। माने उसको आप अपने सेल्फ की भावना से ना करें। जैसे पंचम भाव संतान का है, तो संतान के ऊपर अपनी मनमर्जी ना ला दें, नहीं तो संतान और उत्तेजित हो जाएगी, आपका व्यवहार उसे अच्छा नहीं लगेगा, मन मुटाव बढ़ेगा। यदि आपकी प्रेमी या प्रेमिका, उनके ऊपर भी आप अपनी मर्जी ना ला दें, थोड़ा उनकी भावनाओं की भी कदर करें, उन्हें समझने का भी प्रयास करें। केतु धार्मिक यात्रा का कारक है पंचम भाव में, इसलिए धार्मिक यात्राएं इस 18 महीने की अवधि में तो निश्चित तौर पे आपकी काफी होंगी। 1 या 2 या 4 यात्राएं संभावित है कि इस 18 महीने की अवधि में आपकी होगी। धर्म अध्यात्म की तरफ केतु आपका बहुत मन लगाएगा। जो लोग मंत्र सिद्धि के लिए प्रयास कर रहे हैं, इसके अलावा जो लोग योगा एक्सपर्ट हैं, ज्योतिष विज्ञान में रुचि रखते हैं, जो वास्तुशास्त्री हैं, और ऐसे लोग वृषभ राशि के हैं, तो उनके पंचम भाव में केतु गोचर कर रहा है। पंचम भाव का केतु आपको इस ऑकल्ट साइंस की फील्ड में बूस्टअप करेगा, बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, क्योंकि केतु इन्हीं चीजों का कारक है। लेकिन प्रयास हमें यही करना है कि इनका हम सदुपयोग करें, दूसरों की भलाई भी करें, अपना ही हित ना देखते रहें। यदि हम पैसा लें तो पूरा काम करके दें, और यदि किसी के पास कभी पैसा ना भी हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट उनका काम कर दें। आप देखिएगा उससे डबल बेनिफिट आपको केतु देगा। तो ये उपाय भी हमने साथ ही में आपको बता दिया। इसके अलावा पंचम भाव एजुकेशन से भी रिलेटेड होता है, शेयर मार्केट से भी रिलेटेड होता है। केतु जो होता है वो खोज का कारक होता है, अनुसंधान का कारक होता है, इसलिए जो लोग इससे रिलेटेड काम कर रहे हैं वो भी चमकेंगे। पंचम भाव का केतु इन चीजों को भी बूस्टअप करेगा। केतु का गोचर कन्या राशि में रहेगा, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। इसका स्वामी ग्रह बुध है, इसलिए एक उपाय आपको और बता रहे हैं। आप अपनी बहन के, अपनी बुआ के हितों का ध्यान रखें, उन्हें हमेशा संतुष्ट रखें। ऐसी स्थिति में केतु या कन्या राशि आपके लिए बहुत फेवरेबल होगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से राहु और केतु का हमने मिथुन राशि के ऊपर ट्रांजिट देखा। इसके अलावा हम आपको, जैसा कि शुरू में बता रहे थे, कि जो बुरी परिस्थितियां थी आपकी राशि वालों के ऊपर, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। एक महत्वपूर्ण बात और हम वृषभ राशि वालों को बताना चाहेंगे कि पिछले 18 महीनों की अवधि में आपने कुछ ऐसे व्यक्तियों के ऊपर विश्वास किया होगा, कुछ ऐसे व्यक्तियों को अपना माना होगा जो कि एक नंबर के चालाक और बदमाश थे, और आप समझ नहीं पाए। अब धीरे धीरे उनकी सच्चाई आपके सामने आएगी। लेकिन एक चीज के लिए और आप अलर्ट रहिएगा कि यदि आपने 18 महीनों की अवधि में कुछ गोल घोटाले किए हैं, कुछ गलत काम किए हैं, तो उसके प्रकट भी होने की संभावना है। इसलिए इन चीजों को लेकर थोड़ा सा अलर्ट रहें। हालांकि ऐसी संभावना कम है, सामने वाले व्यक्ति के रहस्य आपके ऊपर प्रकट होने की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है। जो भी कार्यों में आपके रुकावट हो रही थी, कुछ चीजों में मुझे वृषभ राशि वालों के लिए पिछले 18 महीनों की अवधि में काफी रुकावटें दिखी हैं। प्रेम संबंधों में बहुत बाधाएं आई हैं, रिश्तों में बहुत बाधाएं आई हैं। एक समय तो ऐसा आया कि आपको लगा कि मेरा कोई है ही नहीं। इतना खराब गोचर आपने झेला है। वो सारी की सारी चीजें धीरे 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 समाप्त होंगी। अपने पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि ऐसा नहीं 30 अक्टूबर को राहु चेंज हुआ और आप 2 तारीख को घड़ी देखने लगे कि अभी तक ठीक नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है। राहु कम से कम नीचे से 2-3 डिग्री आगे बढ़ जाएगा तो वो अपना फुल फ्लैश में काम करना शुरू कर देगा। इसके अलावा जैसा कि हम आपको बता भी चुके हैं
कि अप्रैल के बाद से वृषभ राशि वालों के लिए एक सुअवसर मिलेगा, जिंदगी का एक बहुत अच्छा टाइम मिलेगा और इस अपॉर्चुनिटी को वृषभ राशि वालों को बिल्कुल कैश करना चाहिए। सितारे आपके फेवर में धीरे धीरे हो रहे हैं। एक अच्छी खबर है ये वृषभ राशि वालों के लिए। अब हम आते हैं राशि चक्र की तीसरी राशि यानी मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए राहु का गोचर दशम स्थान में और केतु का गोचर जो है वो चतुर्थ स्थान में है। दशम स्थान हमारे कार्य क्षेत्र का होता है, चतुर्थ स्थान हमारे घर, परिवार, भूमि, भवन, संपत्ति, वाहन इत्यादि का होता है। तो यहां पर राहु और केतु का गोचर जो है कुल मिला के ये जो 18 महीने की अवधि है ये आपके लिए मिक्स रिजल्ट देगी। तो राहु अचानक घटनाओं को देता है। आपको प्रमोशन भी मिल सकता है, अचानक तरक्की भी मिल सकती है, अचानक आपका तबादला भी हो सकता है। जो लोग नौकरी पेशा लोग हैं, आपके ऊपर कोई एलिगेशन भी लग सकता है, आप उससे भी परेशान हो सकते हैं। इस एलिगेशन के चलते आपका ट्रांसफर हो सकता है। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हो, आपको कोई अन्य पदभार दिया जा सकता है या फिर आपके ऊपर एक नई जिम्मेदारी अपने कार्य क्षेत्र में आपको सौंपी जा सकती है। इसके रिजल्ट मिक्स रहेंगे। कभी तो आप परेशान होंगे और कभी आप बहुत प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। एक बात के लिए आपको अलर्ट रहना बहुत जरूरी है, यहीं पे उपाय बता रहा हूं। अपने पद, पावर और प्रतिष्ठा का इस अवधि में गलत इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। प्रतिपक्ष आपके ऊपर हावी हो जाएगा और आप किसी भी पचड़े में या कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं। यह मिथुन राशि वालों को हमारी एडवाइस है। इसके अलावा वाहन योग स्ट्रांग बन रहे हैं। किसी बड़े वाहन के खरीदने की योजना यदि आपने बना रखी थी तो इस 18 महीने की अवधि में वो पूर्ण होने जा रही है। राहु दशम भाव में बैठा है जो कि चतुर्थ भाव को देख रहा है। कहीं ना कहीं वाहन प्राप्ति कराने में राहु का बहुत बड़ा योगदान रहेगा यदि आपने मन बनाया है तो। चाणक्य कहते थे कि हमारे भाग्य में आम खाना लिखा है और हम आम के पेड़ के नीचे बैठ जाएं और अपना मुंह खोल लें ऊपर की तरफ देख के कि आम जब भी मुंह में गिरेगा हम खा लेंगे क्योंकि हमारे भाग्य में आम खाना लिखा है, तो ये गलत है। दिस इज नॉट एस्ट्रोलॉजी, ये ज्योतिष नहीं है। आपका भाग्य आपको आम के पेड़ तक ले जाएगा, ऐसे पेड़ तक ले जाएगा जिसमें आम के फल लदे हुए हैं, लेकिन आम यदि आपको खाना है तो हाथ बढ़ा के तोड़ना पड़ेगा। इसी तरीके से वाहन यदि आपको लेना है तो उसके लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे, योजनाएं बनानी पड़ेंगी। तो दशम भाव का जो कारक है, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, जिस भाव में राहु का गोचर होता है उन्हीं भाव के जुड़े हुए तत्वों की तरफ जातक आकर्षित होता है। तो मिथुन राशि के लोग इस 18 महीने की अवधि में क्या करेंगे? राहु के इस गोचर में दशम भाव यानी कि नौकरी, कारोबार, सरकार, पिता, प्रतिष्ठा, तो इसमें आप लाभ के नए अवसर खोजेंगे, नई अपॉर्चुनिटी खोजेंगे, नई ब्रांचेस खोलने की सोचेंगे, पिता के सहयोग से उम्मीद रखेंगे, सहयोग की उम्मीद रखेंगे, पिता को भी अपने साथ इन्वॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ये सब तो शुभ संकेत हैं। लेकिन ध्यान रखें कि जब दशम भाव में राहु गोचर करता है तो संघर्ष कराता है, यह 100% है। तो शुरू के 4-6 महीने आपके स्ट्रगल में बीतेंगे, उसके बाद आपको सफलता मिलनी शुरू होगी। जो इसके कारक तत्व है वो कारक तत्वों की तरफ आप मोल्ड होंगे और वो तब प्रभावशाली होंगे जब आप थोड़ा संघर्ष कर लेंगे। बिना संघर्ष के यहां पर राहु आपको कुछ देने वाला नहीं है। तो संघर्ष से मत डरिएगा। संघर्ष की जब ऐसी स्थिति आए तो आप मेरी बात को याद कर लीजिएगा। शुरुआत के 4-6 महीने में आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी और यदि आप इस परीक्षा में पास हो जाते हैं तो राहु जो है बाकी के समय में आपको अपार सफलता देगा, प्रतिष्ठा देगा, आपको व्यापार में लाभ देगा, अचानक धन प्राप्ति भी देगा। अभी जैसा कि मैंने आपको बोला कि दशम भाव का राहु अप एंड डाउन्स देता है, मिक्स रिजल्ट देगा राहु और केतु का योग गोचर, तो यही मिक्स रिजल्ट है।
शुरुआती दौर में संघर्ष, उसके बाद सफलता। बहुत अच्छी बात है। अब चौथे भाव का केतु क्या करेगा? तो चौथे भाव के यानी कि चौथे भाव से रिलेटेड जो भी काम होते हैं उसको आप अपने स्वार्थ के लिए, अपनी निजी सुख के लिए बिल्कुल प्रयोग ना करें। तो चौथा भाव काय का होता है? घर का होता है, प्रॉपर्टी का होता है, मदर का होता है। तो ऐसे कार्य अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए ना करें, क्योंकि राहु एक आध्यात्म, माफ कीजिएगा, केतु एक आध्यात्मिक ग्रह है जो दान और पुण्य का भी कारक ग्रह कहा गया है। तो ऐसी स्थिति में आप दूसरों के हितों के लिए यही सारे कार्य करें। केतु के निश्चित तौर पे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मां को थोड़ा सा स्वास्थ्य कष्ट हो सकता है, मां के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए अपरिहार्य होगा। परिवार के सदस्यों की फीलिंग का, भावनाओं का ध्यान रखना भी आपके लिए आवश्यक होगा। किसी भी प्रकार का अपयश आपको मिल सकता है, समाज में, परिवार में। बहुत संभल के काम करना होगा ताकि आप समाज का या परिवार का कहीं से कोप भाजन ना बनने पाए। ये सिर्फ अलर्ट रहने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। जरूरी नहीं है कि 100% लोगों से मेरी ये बात रेजोनेट हो जाएगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना हमारे लिए आवश्यक है। मानसिक शांति के लिए जिनको भी केतु की रेमेडी करनी है, एक ही तरीका मैं बता रहा हूं, मेडिटेशन करें। केतु धर्म अध्यात्म का कारक है, हाईली स्पिरिचुअलिटी का कारक है केतु। और हायर स्पिरिचुअलिटी क्या होती है? मेडिटेशन, ध्यान, धारणा, समाधि। इस तरफ आप जितने उन्मुख होंगे, केतु उतना ही शांत होता चला जाएगा, मेंटल स्टेबिलिटी देगा आपको, मानसिक विश्राम देगा, मानसिक शांति देगा। कभी भी आपको ऐसी स्थिति हो, आप मेडिटेशन करें। बाकी जो केतु के रिजल्ट हैं वो शुभ हैं। बस एक और आपको सलाह देना चाहेंगे मिथुन राशि के लोगों को कि लॉटरी, शेयर या सट्टे में अपना पैसा बिल्कुल इन्वेस्ट ना करें। पूरे 18 महीने इन्वेस्ट ना करें, नहीं तो रिटर्न मिलने की संभावना बहुत कम है। और यदि किसी ने इस तरीके के कार्यों को करने का सोचा है तो अभी 18 महीने वेट कर लें, 2025 मई के बाद से फिर करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा? अगले वीडियो में हम अगली 3 राशियों के ऊपर राहु केतु का ये ट्रांजिट कितना प्रभावशाली होगा ये लेकर आ रहे हैं। हमें बताइएगा, जरूर कमेंट करिएगा। बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ आपसे हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।